आर पार तो हो रहा है और ये चलेगा अभी, लेकिन अस्तित्व का खतरा इतना बड़ा मंडरा रहा है राजनीतिक दलों पर। विपक्षी खेमे के एग्जिस्टेंशियल जो क्राइसिस है वो मजबूर करके सबको साथ ला देगा। आप किस तरह से देखते हैं इसे? मुझे लगता है कि गठबंधन तो बन ही जाएगा, कम से कम मुझे उसमें बहुत कम संभावना इस बात की, ये आशंका कह लें कि लगती है कि गठबंधन नहीं बनेगा और भारतीय जनता पार्टी या एनडीए या मोदी सरकार जो भी आप कह लें उसके खिलाफ उनको लड़ना उनकी राजनीतिक मजबूरी भी है, राजनीतिक ज़रूरत भी है, दोनों है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये आज पहली बार हो रहा है। ये बिल्कुल ठीक बात है जो विनोद साहब ने कही और आशुतोष ने कही कि कॉम्प्लेक्स इशू होता है गठबंधन का, लेकिन ये इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स तो 1977 में था। मैं याद दिलाऊं आपको, वहाँ तो पार्टियां सब मर्ज हो गई थी, पार्टियों को ही ख़त्म कर दिया गया था। जयप्रकाश नारायण ने सारी पार्टियों को मिलाकर किया था, तो ऐसा नहीं होता। 1989 में वीपी सिंह के साथ लेफ्ट पार्टी और भारतीय जनता पार्टी जो बिल्कुल धुर विरोधी लेफ्ट और राइट साथ आ गए थे, तो इसलिए इतना मुश्किल मुझे नहीं लगता कि नहीं होगा। लेकिन मैं समझता हूं कि एक काम होना चाहिए कि सभी लोग जीरो से शुरू करें, इस फाइल को पूरी की पूरी क्लियर कर लें और फिर सब बैठकर उस पर बात करें कि क्या करना है। अभी तक जो संकट दिखाई देता है सार्वजनिक तौर पर वो ये है, जो हम लोग बार बार चर्चा करते रहे कि 4 बैठकों के बाद भी ये नहीं लग रहा कि ये लड़ाई मोदी सरकार के खिलाफ हो रही है या बीजेपी सरकार के खिलाफ। अभी तो लग रहा है आपस में ही लड़ रहे हैं। तो कम से कम ये पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। और बिल्कुल इस बात से ठीक हूँ कि जो जो लोग बयान देते हैं, संजय निरुपम साहब दे, संजय राउत दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो इस बात से भी थोड़ा सा कम इत्तेफाक रखता हूं कि एमईए के बयान को भी औपचारिक मानना चाहिए, क्योंकि एमईए भी जो है जब बाउंड्री इश्यूज होते हैं, बॉर्डर इशू होते हैं, वो अलग रखता है और प्रधानमंत्री के लेवल पर, हम सरकार के लेवल पर अलग तरीके से बात करते हैं। तो इनके बयानों को बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, लेकिन उसका इंप्रेशन ये बनता है कि ये लोग एकजुट नहीं है, एक लड़ाई नहीं लड़ रहे। इसमें एक बड़ा सवाल क्या विजय ये भी है, और मैंने ये शुरुआत में कहा भी, बिहार और हम महाराष्ट्र की बात करें और पश्चिम बंगाल में भी हमारा एबीपी न्यूज और सी वोटर का जो सर्वे था, यहां पर आप दरअसल एनडीए से आगे हैं। आप बीजेपी को इन इलाकों में हरा रहे हैं, पर वहां भी पेंच अटके हुए हैं अब। नहीं, वो इसीलिए क्योंकि वो तीनों राज्य बहुत महत्वपूर्ण है, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और बिहार। बल्कि मैं समझता हूं कि इंडिया गठबंधन के लिए वो ही तीनों राज्य हैं जहां वो एनडीए से थोड़ा सा आगे निकल सकते हैं, या जो भी इजाफा उनको करना है उसमें कर्नाटक भी वहां पर सीधी लड़ाई है, यहां पर गठबंधन आएगा प्ले में, तो उसको जोड़ सकते हैं। लेकिन उसमें समझना पड़ेगा कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और कांग्रेस के बीच में ममता बनर्जी वहां पर 80-20 जैसी पोजीशन में, 80-20 भी मैं ज्यादा बोल रहा हूं लेकिन 80-20 है। और बिहार में भी कमोबेश वही हालत है। महाराष्ट्र में थोड़ा सा मिला जुला खेल है, वहां दोनों तीनों को मिलकर आना चाहिए। और ये समझने, मैं कह रहा हूं कि सब लोग अपनी स्लेट को साफ कर दें, जीरो कर दें। अपने हितों को कितनी तिलांजलि देने के लिए तैयार हैं, ये भी तो खेल आएगा ना। नहीं, लेकिन भाई कांग्रेस के अंदर उनकी स्टेट लीडरशिप तो कहेगी पंजाब में 13 की 13 लड़ो जी, यूपी वाले कहेंगे जी हम 30 सीटों पर लड़ सकते हैं या हम 35 पर लड़ सकते हैं। कई बार स्टेट लीडरशिप कभी इससे नीचे ताल ठोकेगी। कई बार होता है, आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, विधानसभा चुनावों की भी चिंता कर रहे हैं, संगठन की भी चिंता कर रहे हैं, लेकिन कई बार होता है कि ऑपरेशन टेबल पर जिंदगी बचाने के लिए अपनी पैर काटने की इजाजत देनी पड़ती है। तो आज जिंदगी बचाने का, और खासतौर से अभी 2024 की लड़ाई, और ये कोई ऐसा परमानेंट है क्या 7 फेरे लिए? आजकल तो 7 फेरों में भी कोई भरोसा नहीं है कि अब जिंदगी भर यही चलेगा। 2024 के बाद फिर से हो सकता है अलग अलग लड़ाई लड़े। आपने एक अच्छी लाइन दी, एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।